Namaste doston, you all are welcome to another episode of the Hitman Show. My name is Arpit Sharma and in this episode we will underscore the political career of Prime Minister Nehru without any fake allegation. But before that we all know very well that his contributions in the freedom and in the development of nation are considerable. So I request you to watch this video to the end and we will be back shortly. तो गाइस अगर हम बात करें कोको आइलैंड की, कोको आइलैंड इज़ एन आइलैंड विच इज एडजेसेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये एक पीस ऑफ लैंड है। इस आइलैंड को हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट कर दिया था। फिर 1994 में बर्मा ने इस आइलैंड को पब्लिक्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को लीज़ पर दे दिया था। आज सिचुएशन ये है कि चाइना हमको वहीं से इंस्टिगेट करता है और मतलब हमारे साथ एग्रेशन शो करता है। और इस आइलैंड के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के काफ़ी पास है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सारा का सारा ट्रेड जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए होता है वो इसके पास से ही होता है। एक और सिनेरियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब लक्षद्वीप की बात हो रही थी पार्टीशन के दौरान कि ये किसके साथ शामिल होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी उसको लेकर भी सेम माइंडसेट से जी रहे थे। अगर उस टाइम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर उसमें इंटरवीन नहीं करते तो लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा नहीं होता। इंडिया नेपाल यूनिफिकेशन प्रपोजल 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के लिए एक प्रपोजल भेजा। इस प्रपोजल में ये था कि आप नेपाल को भारत की एक स्टेट का दर्जा दें और भारत में शामिल करें, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने इस प्रपोजल को डिनाई किया, काउंटर किया विदाउट एनी वैलिड क्लैरिफिकेशन। अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो ना ही तो हमें चाइना की तरफ से जो ब्लैकमेल आते हैं उनको फेस करना पड़ता और उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी होते। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट 1953 में नेहरू जी ने यूएन की परमानेंट सीट के प्रपोजल को भी ठुकराया और अपने बदले चाइना को मेंबरशिप के लिए नॉमिनेट करा। यूएस ने एक कंडीशन भी रखी कि चाइना को भी मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन आप भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, परंतु नेहरू जी नहीं माने। आज के सिनेरियो में चाइना यूएन में भारत की हर कोशिश का विरोध और अपमान करता है। इसके पीछे की क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी ये तो शायद नेहरू जी जानते होंगे या फिर कांग्रेस पार्टी जानती होगी, लेकिन अगर भारत आज यूएन का परमानेंट मेंबर होता तो एक अलग ही डोमिनेंट स्टेट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता। Compassion for exiled Tibetan community. In 1953, when China invaded in Tibet and then captured their whole land, in spite of standing with them, Nehruji was interested in friendship with China, and then he signed the Panchsheel agreement with China, and India became the first nation who considered Tibet as a part of China. 1962 में चाइना ने सेम पाथ से तिब्बत से होते हुए भारत में इन्वेजन किया, भारत पर हमला किया। नेहरू जी ने पूरी दुनिया को बता रखा था कि हम एक डिफेंसिव स्टेट हैं और इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे वो आप सभी को पता ही होंगे। खैर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी इस सब से आगे बढ़ के हमें अपने तिब्बतियन दोस्तों भाइयों का सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए एक स्टैंड लेना चाहिए, उनकी ज़मीन उनकी मातृभूमि को वापस पाने के लिए, और फ्यूचर में हम इस पर भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। Lost land of POK and Gilgit-Baltistan. During the partition of India and Pakistan in 1947, Pakistani troops invaded in Kashmir and agitated Kashmiri people. Then Maharaja Hari Singh, who was the king of Kashmir, signed a treaty that was instrument of accession with government of India. After that, Kashmir became the part of India. इसके बाद हमारे पीएम नेहरू ने इस बायलेटरल इशू या डिस्प्यूट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट किया। फिर यूएन ने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया और कुछ कंडीशंस रिलीज़ करी इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। डिस्प्यूट ये है कि आज भी भारत के कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है। अगर ना ये डिस्प्यूट यूएन में जाता तो ना ही ये समस्या खड़ी होती।
गाइस, अगर हम बात करें एक्साई चीन को लेके, तो एक्साई चीन इज़ अ पीस ऑफ लैंड इन लद्दाख जिसका एरिया 37,244 किलोमीटर स्क्वायर है। इस एरिया को हमने खोया, या ये भी कह सकते हैं कि चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया आफ्टर द वॉर ऑफ 1962। लेकिन नेहरू जी ने इसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, ना उन्होंने चाहा ये कि एरिया कभी भारत में वापस आए। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने इस लैंड को इनफर्टाइल और यूज़लेस बताया। इसके पीछे का लॉजिक शायद वो ही जानते होंगे। क्या नेहरू जी का भारत रत्न अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? खैर, इस पर कोई कमेंट करने से पहले मैं आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी देना चाहता हूँ। ऑन 15 जुलाई 1955 हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से नवाजा। लेकिन क्राइटेरिया क्या कहता है? एज पर द क्राइटेरिया विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एट फर्स्ट पीएम हैज़ टू नॉमिनेट द रिसिपिएंट्स नेम, then forwarded to the president after that. Everything depends upon the president of the nation. लेकिन कुछ सोर्सेज से पता लगा जिस टाइम उनको भारत रत्न से नॉमिनेट किया गया था उस टाइम तो वो उस देश में ही नहीं थे। तो क्या ये भारत रत्न जो नेहरू जी को मिला ये कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो केवल आपको इन इन्फॉर्मेशन के साथ, इन फैक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वॉट एटलीस्ट वी कैन डू। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पे भारत रत्न मिला था। थैंक यू।